हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, जहाँ तक हमें याद है, क्या था, क्वेश्चंस बताए थे, 4 क्वेश्चन बताए थे। नहीं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था ये भी हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। क्या क्या पढ़ना था? शेयर्स इशूड एट पार, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। नहीं, और क्या पढ़ना है बच्चे? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बैलेंस शीट और कैश बुक भी। तो इतना कुछ इसमें हमको पढ़ना था। पिछले क्लास में आपको बता दिए थे इतना चैप्टर में। उनमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, शेयर्स इशूड एट पार। आज ना हम लोग कॉल्स इन एरियर देखेंगे, ठीक है। तो चले, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन है। टॉपिक क्या चलेगा हम लोग का इसमें? इशू ऑफ शेयर्स में से कॉल्स इन एरियर चलेगा। नहीं सब, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? मांग पर बकाया राशि। हिंदी हुआ, समझना है क्या होता है। पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डिफिनेशन में लिखा देंगे। ये कंपनी है प्यारे बच्चे, दिख रहा है ना, कंपनी है ये। इस कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू किया है। शेयर्स इशूड कर रही कंपनी ने। सपोज करते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू की है एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000। कंपनी शेयर्स इशू किया 10,000, किस रेट से? एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच शेयर। हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है। कंपनी ना किसको शेयर्स इशू किया होगा बच्चे? पब्लिक को। ये जो शेयर इशू किया होगा, किसको इशू किया होगा बच्चे? पब्लिक को इशू किया होगा। एक ये पब्लिक हो गया, ये पब्लिक जी हो गया, पब्लिक जी ये भी हो गया। नहीं, अलग अलग पब्लिक हो गया। अब इसको सपोज करते हैं कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10,000। अब ये कंपनी ने इशू किया होगा तो कंपनी का 10,000 शेयर ही ये लोग खरीदा होगा या कम भी खरीदा होगा, वो अलग की बात है। पहले अभी हम लोग को एरियर पे जानना है। तो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 इसका नाम होता है, मान लेते हैं इसका नाम है, इसका नाम एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं और जेड ले लेते हैं, ठीक ना। एक्स ने सपोज करते हैं कंपनी का 4,000 शेयर्स परचेज किया था। 4,000, अब यहाँ पे शेयर्स लिख रहे हैं। वाई ने कंपनी का 5,000 शेयर्स परचेज किया था और जेड ने कंपनी का 1,000 शेयर्स परचेज किया था। बताओ, सब ने मिल करके कंपनी का कितना शेयर्स परचेज कर लिया होगा? 10,000। नहीं, ऐड करके देखो, 10,000 शेयर्स हो गया ना। कॉल्स इन एरियर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। सिर्फ कंपनी ने जब इसको इशू किया है तो देखो, जब कंपनी 10,000 से इशू किया तो इस पब्लिक ने, इस शेयर होल्डर ने, एक्स ने 4,000 शेयर्स खरीदा था कंपनी का, वाई ने 5,000 खरीदा है, 9,000 हो गया, और जेड ने 1,000। अब कंपनी ने ना पैसा जो मांग सकता है वो वन टाइम में भी और इंस्टॉलमेंट में। तो एरियर इंस्टॉलमेंट के केस में होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कंपनी ने इन लोगों से पैसा जो मांगना स्टार्ट किया वो इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है, पहला हो गया शेयर्स एप्लीकेशन। किसी भी इंस्टॉलमेंट के पहले शेयर्स लगाना, तो शेयर्स एप्लीकेशन हो गया। दूसरा शेयर्स अलॉटमेंट हो गया। तीसरा शेयर्स फर्स्ट कॉल हो गया, ये सब आपको मालूम है। फोर्थ शेयर्स फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल जनरली नहीं मांगता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा। ये सब इंस्टॉलमेंट है। अब ये सब इंस्टॉलमेंट है तो कंपनी ने सभी इंस्टॉलमेंट का रेट फिक्स कर रखा है। ये 10 रुपया शेयर्स है, इसी 10 रुपया का इंस्टॉलमेंट होगा ना। तो मान लेते हैं 3 है, 2 है, 3 है, 2 है। बताओ शेयर्स का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। इस 10 रुपया को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगेगा, किससे? 10,000 शेयर से। अब 10,000 शेयर तो कोई एक ने नहीं खरीदा है, अलग अलग शेयर होल्डर ने मिल करके 10,000 शेयर खरीदा है। तो कंपनी ने सबसे कहा, इन सब से, कि आप लोगों ने शेयर्स एप्लीकेशन पे 3 रुपया के रेट से दे दीजिए।
तो इन लोगों ने अगर सेल्स एप्लीकेशन पे 3 रुपये के रेट से देगा तो तीनों ने मिल करके सपोज करते हैं तीनों ने दे दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा और तीनों ने दे दिया, तो तीनों ने मिलकर कितना सेल्स करा था 10,000। तो बताओ कंपनी को कितना दिया होगा, 30,000 दिया होगा ना, समझ में आ गई बात ना। अच्छा, फिर कंपनी ने पहला इंस्टॉलमेंट मांगा, तीनों ने दे दिया 10,000, तीनों ने दे दिया तो 10,000 सेल्स आ गया। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगा तो इस पर भी सबने दे दिया, सबने मतलब 10 का 10,000 तो 20,000, इस पर भी कंपनी को आ गया, टेंशन तो यहाँ है नहीं। जब कंपनी ने किस पर मांगा बच्चे, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तो ऐसा हो सकता है ना। तो सब कुछ करो कि फर्स्ट कॉल पर मांगा कंपनी ने और उसके बाद कंपनी ने किस पर मांगा, फाइनल कॉल पे। तो कंपनी ने जब इन दोनों पर मांग रहा था, फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे, तो सबने दिया, इन दोनों ने दिया, इन महाशय ने नहीं दिया। अब बताओ जेड ने कितना शेयर्स परचेज किया है, 1000। जेड ने 1000 शेयर्स परचेज किया है कंपनी का। अब जेड ने नहीं दिया, कंपनी ने मांगा किस पर, फर्स्ट कॉल पर, जेड ने नहीं दिया, तो इन दोनों ने दे दिया ना। तो बताओ जेड ने नहीं दिया तो कितना शेयर्स का ही कंपनी को आया होगा, 9000 का ना आया आपने। 1000 शेयर्स का अमाउंट कंपनी को यहाँ नहीं आया, वो 1000 इस इंस्टॉलमेंट पर एरियर हुआ, बकाया हो गया, नहीं इस इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया, बकाया हो गया। फिर इसके बारे में समझो, इसमें भी तब बकाया हो गया कितना, 1000। इन्होंने कह रहा है जेड ने ना तो फर्स्ट कॉल पे दिया ना तो फाइनल कॉल पे दिया, तो जेड ने 2 इंस्टॉलमेंट पर, कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट पे पैसा लास्ट में जब मांगे तो दोनों इंस्टॉलमेंट पर जेड ने नहीं दिया। जेड ने जिस इंस्टॉलमेंट पर पैसा नहीं दे पाता है उन सभी इंस्टॉलमेंट पर एरियर होगा, एरियर मतलब बकाया हुआ। बोलो ये समझ में आया कॉल्सिंग एरियर क्या होता है। तो इसको डिफिनेशन के रूप में हमें लिखना है बच्चे, डिफिनेशन के रूप में लिख लेना है। चलिए देखिए डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन, कॉल्सिंग एरियर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का डिफिनेशन क्या होता है बच्चे, तो लिखो व्हेन एनी शेयर होल्डर, व्हेन एनी शेयर होल्डर failed to pay the amount of allotment or any other calls, that amount is called calls in एरियर। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसका हिंदी हो गया, जिसको लिखना है लिख लो, मांग पर बकाया राशि, ठीक है। हिंदी क्या हो गया, जब कोई अंशधारी अलॉटमेंट का या किसी अन्य कॉल की राशि का भुगतान करने में विफल हो जाता है तो उस अमाउंट को, उस राशि को मांग पर बकाया राशि कहते हैं। अभी फिगर में समझ में आ गया कि अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे सका या किसी अन्य कॉल का, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे सका, तो जिस इंस्टॉलमेंट पर नहीं दे सका वो सब अमाउंट क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। एरियर का मतलब समझ में आ गया ना बच्चे, जी सर अच्छी तरह से समझ में आ गया, नहीं दे सके तो एरियर हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लो, लिख लो। calls in arrear is a current assets, so
इट इज डेबिटेड, ठीक है। हाउएवर the entry of calls in arrear, however the almost company, however यहाँ पे लिखते हैं however almost company, however almost company the entry of calls in arrear does not make क्या मतलब हो गया सर? तो इसका मतलब हो गया कॉल्स इन एरियर करंट एसेट्स है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। क्लियर? हाउएवर हालांकि ऑलमोस्ट कंपनी, प्रायः कंपनी कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करता है, प्रायः कंपनी कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करता है, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना चाहते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एसेट्स है इसलिए उसको क्या कर देंगे? डेबिट हो जाएगा। तो दोनों बात बता दिए, कॉल्स इन एरियर का एंट्री आप कर भी सकते हो और कॉल्स इन एरियर का एंट्री आप नहीं भी कर सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए, तो फिर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में अकाउंट कहे बनाने के लिए तो, और अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप कॉल्स इन एरियर का एंट्री करोगे तो डेबिट हो जाएगा, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अमाउंट घटाना है। राइट? आपने अगर आपने किसी कंपनी का पेमेंट नहीं किया है, किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट मांग सकती है। जितना अमाउंट आप पेमेंट नहीं किए हैं और जितना पीरियड का पेमेंट नहीं किए हैं, इंटरेस्ट कंपनी आपसे मांग सकती है। तो कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 10% माना जाता है। लिख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। बिहार बोर्ड सब में तो ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए सब दिखा रहे हैं। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इंटरेस्ट on calls in arrear is given at the rate of 10% per annum। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार मांग पर बकाया राशि पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। कितना परसेंट दिया जाएगा बच्चे? 10%। कब? अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। और वैसे आपका जर्नल एंट्री बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में से हटा दिया गया है। ये भी समझ में आ गया, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत था नहीं। क्यों? डिफरेंशन समझ में आ गया। और आपको कॉल्स इन एरियर का एंट्री अगर करना चाहते हो तो डेबिट होता है, लेकिन प्रायः कंपनी इसका जर्नल एंट्री नहीं करता है। तो आप भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है तो करना ही पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर पर कितना परसेंटेज दिया जाएगा? 10%। हटा देते हैं। जी सर। तो जर्नल एंट्री पर नॉर्मली इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। कॉल्स इन एरियर किसी भी इंस्टॉलमेंट का ना, एक चीज आपको क्वेश्चन में आता होगा, क्या कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन पर हो सकता है? तो कभी नहीं।
एप्लीकेशन को छोड़ करके बाकी अलॉटमेंट पर एरियर हो सकता है, फर्स्ट कॉल पर एरियर हो सकता है, फाइनल कॉल पर एरियर हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन पर एरियर नहीं हो सकता है। चले एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग देखेंगे बच्चे, इससे रिलेटेड में इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5 देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन को कह रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 15 लाख से और हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है। जर्नल एंट्री हमको रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो स्टार्ट क्वेश्चन में देखना इशू कितना शेयर्स किया है, रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, जर्नल एंट्री को कितना से किया है, इशू कितना शेयर्स किया है वहां से देखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि इट ऑफर टू द पब्लिक 1 लाख शेयर्स। अच्छा, अब कह रहा है कि इशू किया, ऑफर का मतलब इशू ही होता है, आपको हम बता दिए थे पिछले क्लास में। तो क्वेश्चन का इसमें सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, ठीक ना बच्चे, वर्किंग नोट। और ये वर्किंग नोट अगर आपको समझ में आ जाता है तो जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट क्या चीज है, तो क्वेश्चन को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑफर्ड कितना किया है। ऑफर्ड मतलब इशूड होता है बच्चे, ऑफर्ड मीन्स क्या हो गया, इशूड। तो क्वेश्चन में इशूड तो नहीं लिखा था, ऑफर्ड लिखा हुआ था, तो ऑफर्ड का मतलब हम समझ गए इशूड, इशू होता है, ठीक है। ऑफर्ड में ना एक ही आता होगा, OFFRED, ऑफर्ड। ऑफर्ड मीन्स क्या हो गया, इशू हो गया। कितना शेयर्स इशू किए हैं, तो इशू किया है कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। रजिस्ट्रेशन जिस रेट से हुआ होगा उसी रेट से इशू किए होंगे। तो किस रेट से इशू हुआ होगा, 10 ईच के रेट से। इसको ना थोड़ा सा हम इधर एडजस्ट करना चाहता है ताकि उधर हम जर्नल एंट्री भी कर सकें, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑफर्ड कितना किए हैं। ऑफर्ड मीन्स इशूड होता है बच्चे, और आपको ये देखना है कितना शेयर्स हमने इशूड किया है, 1 लाख शेयर्स। किस रेट से, एज द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, पेबल जो मांगा है ना कंपनी ने, इस 10 रुपया को जो मांगा है, 1 रुपया एप्लीकेशन पे, 2 रुपया अलॉटमेंट पर, 1 रुपया 2 रुपया कितना हो गया, 3 रुपया, फिर 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे 6 रुपया, और तब बैलेंस जो बच गया 4 रुपया पर शेयर्स टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी। जो 4 रुपया बच गया वो जब जरूरत कंपनी को होगा तब कंपनी मांगेगी। इसका मतलब 4 रुपया कंपनी मांगा नहीं है, तो आपको भी उसका जर्नल एंट्री करना नहीं है। आपको कहाँ तक एंट्री करना है बच्चे, तो फर्स्ट कॉल तक एंट्री करना है, फाइनल कॉल का एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो कि कंपनी मांगा नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 90,000 शेयर्स। अब जानते हो कंपनी ने मार्केट में बेचा कितना शेयर्स है, 90,000, 1 लाख शेयर्स, लेकिन ना पब्लिक ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है। एप्लीकेशन जितना रिसीव करते हैं ना उतना ही कंपनी का शेयर्स बिका हुआ माना जाता है। तो एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना बच्चे, 90,000 शेयर्स। किस रेट से, जिस रेट से आपने इशू किया होगा, तो 10 ईच के रेट से। ये भी क्लियर हो गया ना। तो जानते हो एप्लीकेशन आपको कितना रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन सर हमें रिसीव हुआ है 90,000। कितना रिसीव हुआ बच्चे, 90,000। तो आपको ये 10,000 से मतलब नहीं, सॉरी 1 लाख से मतलब नहीं है। आप जितना भी इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करोगे वो 90,000 शेयर से। अब 1 लाख से मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपने भले ही मार्केट में भेजे थे 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए, लेकिन आपका शेयर्स बिका कितना है, 90,000 शेयर्स ही आपका बिका है। 90,000 शेयर से ही मतलब रहेगा। इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन करना, खरीद लेना। अब क्वेश्चन में देखना चाहिए, क्या हम लोग तो पढ़ रहे हैं कॉल्सिंग एरियर ना, क्वेश्चन में देख लो क्या क्वेश्चन में कॉल्सिंग एरियर है क्या, और अगर है तो कितना शेयर्स एरियर है।
और अगर ये भी पता चल जाए कितना शेयर्स एरियर है तो कौन सा इंस्टॉलमेंट पर एरियर है, अलॉटमेंट पर एरियर है या फर्स्ट कॉल पर एरियर है, तो ये बात आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ रहेगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसीलिए ना हम क्वेश्चन में लिख रखते हैं एरियर देखेंगे किस पर है, तो कॉल्स इन एरियर बच्चे ये देखेंगे। अब हम लोग कॉल्स इन एरियर किस पर है ये देख लेंगे। सर आप पहले से जानते हैं कि 2 एरियर होगा। हाँ देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है 90,000 शेयर्स के बाद पढ़ रहे हैं, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सभी मनी रिसीव हो गया है कंपनी को, विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल 600 शेयर्स का जितना शेयर्स है सभी शेयर्स तो आ ही गया है, लेकिन सिर्फ किस पर नहीं आया है बच्चे, अलॉटमेंट पर 300 शेयर्स का नहीं आया है। तो एक्सेप्शन लिखा हुआ रहेगा ना, समझो एरियर है एक्सेप्शन, और हिंदी में लिखा हुआ रहेगा को छोड़कर, इंग्लिश में एक्सेप्शन हिंदी में को छोड़कर, तो ये अगर समझो एरियर है बकाया रह गया, तो बताओ कौन सी एरियर किस पर है। नंबर 1 में करा है ऑन शेयर्स अलॉटमेंट पर एरियर है, अलॉटमेंट पर कितना शेयर्स का एरियर है अलॉटमेंट पर, तो पहले अलॉट जिस पर भी एरियर हो अलॉटमेंट का रेट क्या है, रेट मतलब इंस्टॉलमेंट में उसका रेट दिया होगा ना, तो देखो क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट दिया होगा, 1 रुपया एप्लीकेशन पे है, 2 रुपया अलॉटमेंट पर है, नहीं 2 रुपया किस पर है बच्चे अलॉटमेंट पर, तो ये देखो अलॉटमेंट का रेट हो गया 2 रुपया और इस पर कितना शेयर्स का नहीं आया है, तो 300 शेयर्स का इस पर नहीं आया है, नहीं दोनों बात समझ में आ गया, अलॉटमेंट का रेट इतना है 300 शेयर्स नहीं आया है। दूसरा किस पर है बच्चे, तो दूसरा है ऑन शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर्स फर्स्ट कॉल। अच्छा फर्स्ट कॉल का दाम कितना है, तो इसका दाम देखो क्वेश्चन में 3 रुपया दिया हुआ है, और कितना शेयर्स का इस पर एरियर है, तो 600 शेयर्स इस पर नहीं आया है, तो अमाउंट बताओ कितना इस पर नहीं आया, ये तो शेयर्स हुआ, ये 2 रुपया हुआ, अमाउंट अगर बताओगे तो 300 शेयर्स का अमाउंट नहीं आ रहा है, कितना रुपया का रेट से, 2 रुपया का रेट से, तो बताओ अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट नहीं आया, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो 600 रुपीज़ हो जाएगा, रुपया का सिंबल देते हैं, रुपीज़ कितना हो गया बच्चे 600, ये 600 रुपया हम माइनस कर लेंगे किसमें अलॉटमेंट में से, अलॉटमेंट में जितना अमाउंट आना चाहिए था उन अमाउंट में से 600 रुपया नहीं आया, एरियर हो गया समझ में, अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया 600। फर्स्ट कॉल को भी समझो बच्चे, फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया है, तो फर्स्ट कॉल का कितना शेयर्स है 600 शेयर्स नहीं आया है, क्या रेट से नहीं आया 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपया है, तो बताओ अमाउंट कितना हो गया, तो 600 को मल्टीप्लाई करो इससे 3 से, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1800 रुपीज़, ये माइनस कर लेंगे, तो फर्स्ट कॉल में जितना आना चाहिए था उसमें से 1800 नहीं आएगा, माइनस कर लेंगे, तो समझ में आ गया ये कॉल इन एरियर किस पर था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पेएबल एज, तो सबसे पहले आप यही देखना, जब क्वेश्चन में एरियर रहे ना तो आप पहले ही देख लेना कि एरियर कौन सा इंस्टॉलमेंट पर है, कितना अमाउंट है, हम सब चीज़ पता कर ले पहले ही कि आपने अलॉटमेंट पर इतना अमाउंट नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल पर इतना नहीं आएगा, आगे आपको बनाने में सुविधा होगा। अब ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेएबल एज, पेएबल एज। अब देखेंगे कंपनी ने पैसा जो मांगा है किस पर मांगा है, क्या इसमें शेयर्स का नाम भी दिया हुआ था क्या, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंसेस, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पहला बताओ पेएबल किस पर है, तो ऑन शेयर्स एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा है। अब बताओ 1 रुपया कंपनी ने मांगा है 10 रुपया में से, ये 10 रुपया में से 1 रुपया, कितना शेयर्स आपका बिका है 90,000, तो कंपनी ने इन 90,000 शेयर से पैसा मांगना स्टार्ट किया, एक बार में 10 रुपया नहीं, 10 रुपया में से 1 रुपया मांगा है, तो कितना हो गया बच्चे 90,000 ही होगा, और इसका पहला एंट्री आपको मालूम है, एक हो जाएगा रिसीव का एंट्री और बी हो जाएगा ट्रांसफर का एंट्री, मालूम है ना, ये एंट्री जानते हैं आप लोग, रिसीव का क्या होता है और ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है। फिर ऑन शेयर्स अलॉटमेंट पर कंपनी मांगेगी, तो अलॉटमेंट पर बताइए कितना होगा, तो अलॉटमेंट का 2 रुपया है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 90,000 से, तो कितना हो गया 1,80,000 अलॉटमेंट पर आना था,
तो इसका मतलब अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था, तो अलॉटमेंट पर ना ड्यू का एंट्री आप 1,80,000 से करोगे। अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री आपको आता है करने के लिए, तो जर्नल एंट्री सेम होगा जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। अलॉटमेंट में ड्यू का एंट्री कितना हो जाएगा, 1,80,000 ड्यू का होगा, लेकिन रिसीव में 1,80,000 नहीं दिखाना है। सर क्यों? 1,80,000 कहाँ से आएगा बच्चे? 1,80,000 ड्यू भले ही था, लेकिन 600 रुपया नहीं आया है, ऐसा साफ साफ हम लोग पहले ही निकाल लिए। तो माइनस कर लो कॉल्स इन एरियर को, कॉल्स इन एरियर को माइनस कर लो। अमाउंट हम लोग मान चुके हैं, पहले ही पता निकाल चुके हैं अमाउंट कितना है, वो तो 600 रुपया नहीं आएगा। तो रिसीव में कितना अमाउंट जाएगा, ये देखो रिसीव में, तो रिसीव हो जाएगा सर 1,79,400। बोलो इस 1,80,000 में 600 माइनस कर दिए तो अलॉटमेंट पर रिसीव कितना हुआ बच्चे, 1,79,400, 1,79,400। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद कंपनी किस पर मंगा है, कंपनी मंगा है ऑन शेयर्स फर्स्ट कॉल पर कंपनी मांगी है, फर्स्ट कॉल पर। तो बताइए फर्स्ट कॉल पर क्या रुपया है, से फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपया है, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 से चुनी कंपनी, 90,000 से पहले मांगा होगा, ड्यू क्या होगा, तो कितना हो गया 9 दिया 27, 2,70,000 रुपया ये ड्यू था। कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितना आना था, तो पहले ड्यू का एंट्री कंपनी इतना सही करेगा, क्योंकि ड्यू का एंट्री कंपनी बहुत पहले कर लेता है, इसलिए ड्यू में एंट्री इतना ही जाएगा, कितना 2,70,000। जब कंपनी पैसा मांग रहा था ना फर्स्ट कॉल से, फर्स्ट कॉल पर जब कंपनी पैसा मांगा तो रिसीव में जानते हो 2,70,000 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी एरियर है 1,800 नहीं आया है, उसको भी माइनस कर लो और यहाँ पे देखोगे कॉल्स इन एरियर। अब बताओ अमाउंट पहले निकाल चुके हैं ना, कितना 1,800, इसको माइनस करो तो रिसीव में कितना अमाउंट जाएगा सर, 2,68,200, यही होगा ना जी सर, यही होगा। तो ये मेरा एक वर्किंग नोट है। अब जब ये वर्किंग नोट हो गया तो जर्नल एंट्री आपसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार कर रहे हैं जर्नल एंट्री ताकि आपका इमेज बने। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कुछ, उनके लिए हम जर्नल एंट्री करना चाहेंगे। ये एक वर्किंग नोट है और इसको करने की कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वर्किंग नोट करोगे ही करोगे, ये आप अपने अपने ढंग से भी कर सकते हो। आप मेरे से बेटर कर सकते हो वर्किंग नोट, और नहीं तो इस तरह से। वर्किंग नोट पे कोई नंबर नहीं है। वर्किंग नोट हम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने का कोशिश किए हैं कि इस क्वेश्चन में इस तरह से होगा, मेन जर्नल एंट्री इसी से होगा। हम आपको बताए थे जितना इंस्टॉलमेंट है हर इंस्टॉलमेंट का दो जर्नल एंट्री होता है, तो हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, जो कंपनी का नाम होगा, तो कौन कंपनी था, एक्स लिमिटेड था ना, तो इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। और जब आप जर्नल एंट्री करते हैं ना तो आप कॉलम बनाते हो। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, डेट का कॉलम, उसके बाद क्या होता है पार्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद क्या होता है एलएफ का कॉलम, पता है कि नहीं है, और 2 कॉलम हो गया अमाउंट का। दिख रहा है साइड में क्या, जी सर। तो सबसे पहले हम लोग ना ये डेट का कॉलम हो गया, अगर डेट होगा तो ठीक है, नहीं तो नंबरिंग दे देना। और ये हो गया पार्टिकुलर्स का कॉलम। आप एकदम नीट एंड क्लीन बनाओगे इसको, जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे उतना बेस्ट रहेगा। एक डेबिट कॉलम हो गया अमाउंट का, और एक क्रेडिट कॉलम हो गया अमाउंट का। अमाउंट का 2 कॉलम, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मालूम है ये सब। तो देखिए जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ से करेंगे। एप्लीकेशन का 2 जर्नल एंट्री होगा, ए में पहले रिसीव का, बताओ एक का ए करते हैं, एक का ए। एंट्री रिसीव का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जब जब रिसीव होगा तो किसको डेबिट करेंगे बच्चे, बैंक को। कौन सा इंस्टॉलमेंट सारा उसको क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट में APP लिख देते हैं। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ है ना,
अब बताइए कितना रिसीव हुआ है, तो सर 90,000। डेबिट में आप दिखाओगे 90,000 और क्रेडिट में भी दिखाओगे 90,000। इज इट क्लियर? रिसीव एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री ट्रांसफर था, तो ए हो गया। बी ट्रांसफर के केस में इंस्टॉलमेंट को डेबिट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चे? ये एप्लीकेशन, तो शेयर्स कैपिटल में। शेयर्स ट्रांसफर एंट्री हो रहा है ना, तो शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे बच्चे? नरेशन तो कंपलसरी है लिखना, तो बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर। जी सर ये भी हो जाएगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? जितना रिसीव हुआ था आपके पास, 90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट में। ये भी क्लियर हो गया। तो आपका ना एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री हम कर दिए क्लियर। और ये आपको आता है, जिसको नहीं आता है बिगिनिंग से हम बता रहे थे, उनके लिए भी देखो किस तरह से पहले वर्किंग नोट किए और कितना आसान हो गया। वर्किंग नोट करने के बाद हमको जर्नल एंट्री करना कितना आसान हो रहा है, और इससे गलती होने की संभावना कम होगा, पॉसिबिलिटी कम होगा रॉन्ग होने का। ठीक है, तो चलिए एक का ए भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा का देखेंगे। तो दूसरा में भी तो ए भी करेंगे ना। दूसरा का ए का एंट्री पहले क्या होगा? तो देखो हम बताए थे किसी भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू है, किसी भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू का एंट्री जब करोगे तो इंस्टॉलमेंट डेबिट होगा। ड्यू के केस में इंस्टॉलमेंट क्या होगा? डेबिट। इंस्टॉलमेंट का नाम है, हम ड्यू का एंट्री कर देंगे। नाम लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ड्यू के केस में किसको क्रेडिट करोगे? शेयर्स कैपिटल को, क्योंकि ड्यू क्या चीज है? कैपिटल है तो ड्यू है, तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। बस इतना सही तो ख्वाब है नहीं सर, अभी आगे और है। तो बताइए इस पर अलॉटमेंट पर ड्यू का एंट्री बोले थे कितना करोगे? 1,80,000 से। कंपनी ना ड्यू का एंट्री बहुत पहले कर लेती है, इसीलिए ड्यू में हम लोग 1,80,000 ही दिखाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन रिसीव में हमको 1,80,000 नहीं होगा, हम बता रहे थे। यहाँ पे देखो ड्यू में 1,80,000 से एंट्री करेंगे, किए हमने 1,80,000 से ड्यू में। क्यों सर? पहले ही कंपनी कर लेती है। अब ड्यू एंट्री करने के बाद कंपनी आपसे पैसा मांग रही है। जब आपसे पैसा मांगा तो आपने सबसे मांगा, तो किसी एक से ऑर्डर ने कहा कि हम नहीं दे पाया, तो बताइए अलॉटमेंट का रिसीव में कितना हो जाएगा? 1,79,400। तो बताइए रिसीव का एंट्री क्या करोगे? यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। क्या देखो रिसीव का एंट्री करना क्या है? तो रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ रिसीव कितना हुआ है? सर 1,79,000 कितना था बच्चे? 400। बोलो इसमें यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बा नहीं? तो ये आप एंट्री कर लिए सर, इसमें समझना क्या था बता रहे हैं। यहाँ आप लिखोगे बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, RECAIVED, रिसीव्ड एक्सेप्ट। कितना शेयर्स का नहीं आया था इस पर? 600 शेयर्स पर। एक्सेप्ट 600 शेयर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको नरेशन पहले समझना है। क्या करा है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं आया, तो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। कितना? 600 शेयर्स को छोड़कर बाकी सबका आया है। कितने? 600 का नहीं आया है, बाकी सबका आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक में ना? हम आपको देखो बताए थे जब कॉल सील एरियर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कॉल सील एरियर का एंट्री आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट कंपनी इसका एंट्री नहीं करता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो देखो हम इसमें कॉल सील एरियर कहीं एंट्री किए हैं? कहीं लग रहा है कॉल सील एरियर डेबिट है या क्रेडिट है? कहीं है? नहीं है। वेरी गुड। तो कॉल सील एरियर इसमें ना तो डेबिट है ना तो क्रेडिट है, तो इसमें कॉल सील एरियर का एंट्री नहीं किए हैं। तब क्या किया है? अमाउंट माइनस कर दिए हैं। 1,80,000 एप्लीकेशन पर आना था, सॉरी अलॉटमेंट पर आना कितना था? 1,80,000, लेकिन अमाउंट कितना दिखाए? 1,79,400 ही दिखाए।
अमाउंट माइनस कर दिया, हो गया कॉल्सिंग एरिया, मैंने से क्लियर कर दिया कितना शेयर्स का नहीं आया है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? और आपको ये भी बताए थे कॉल्सिंग एरिया की एंट्री आप कर भी सकते हो, नहीं क्या, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो आप क्या करोगे, तो ये देखो इसके जगह पर आपको समझने के लिए ये एंट्री हम आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो समझने के लिए एंट्री करना क्या है बच्चे, तो सबसे पहले ये देखो इस चीज के जगह पे हम, और मतलब यह होता है इनके जगह पे एंट्री क्या करेंगे, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कलर इसका बदल देते हैं ताकि आपका जो है ना एक इमेज बनेगा। तो और कभी एंट्री लिखोगे ना तो क्या आ जाएगा बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिटेड टू, कौन सा इंस्टॉलमेंट था, शेयर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में ना क्या लिखेंगे बच्चे, बीइंग लिख करके, और सेम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, जो नरेशन लिखोगे नरेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना। तो देखो आप ये भी एंट्री कर सकते हो और ये भी एंट्री कर सकते हो। हम आपको बताए थे कॉल्सिंग एरिया का एंट्री अगर करोगे तो डेबिट करोगे, जिस इंस्टॉलमेंट पर एरियर है उसी इंस्टॉलमेंट पर डेबिट होगा। ध्यान रहे कॉल्सिंग एरिया का एंट्री हम लोग ड्यू के साथ नहीं करेंगे, रिसीव के साथ, क्योंकि ड्यू के साथ तो पता भी नहीं था कि कौन पैसा नहीं देने वाला है। पता कब चलता है कि कौन नहीं देने वाला, जब आप पैसा मांगते हो। इसलिए जब कंपनी रिसीव का एंट्री करता है तो ये भी एंट्री कर सकते हैं और ये भी एंट्री कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पे। हाँ अगर क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कॉल्सिंग एरिया अकाउंट ओपन करने के लिए, तब तो यही एंट्री करते हैं इसके जगह पे। अगर कुछ नहीं बोला तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एंट्री करो या ये एंट्री करो। बोलो समझ में आया? ये भी अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो अमाउंट तो आपको जितना बैंक में रिसीव हुआ है कितना, 1,79,400। पहले ये तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे कितना अमाउंट एरिया है, तो 600 नहीं आया है, वही था एरिया ना अलॉटमेंट पर 600। तो बताइए बच्चे कितना अमाउंट हमको अलॉटमेंट का एक्चुअली आना कितना चाहिए था, ड्यू कितना किए थे 1,80,000, तो 1,80,000, 1,80,000 आना था, लेकिन आया कितना 1,79,400, कितना एरिया रह गया 600। तो ये भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपने ये एंट्री किया है, देखो टोटल जर्नल के टोटल पर तो फर्क पड़ेगा ही। अगर ये एंट्री किए हैं तो आंसर कुछ कम आएगा, ये एंट्री करेंगे तो 600 आंसर ज़्यादा आएगा, नहीं। तो उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि एरिया का एंट्री कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वही आप करोगे। सर ये भी समझ में आ गया। अगर आपको ये दूसरा नंबर का जर्नल एंट्री समझ में आ गया अलॉटमेंट का, तो क्या आपने फर्स्ट कॉल का जर्नल एंट्री कर लेना है, क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल का? कैसे, तो आप अलॉटमेंट के जगह सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखना, बाकी सब कुछ आपको मिला हुआ है कि ड्यू में इतना दिखाना है, रिसीव में इतना दिखाना है। एरिया का एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो फाइनल कॉल का एंट्री फर्स्ट कॉल का एंट्री आपसे हो जाएगा, अलॉटमेंट की तरह ही करेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? अमाउंट भी मालूम है और वैसे भी दिक्कत हो रहा है तो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, और बुक तो हम लोग को पता है ना, एस.के. सिंह का पढ़ रहे हैं, नहीं एस.के. सिंह का राइटर है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन बताए हैं, देख भी लेना और समझ भी लेना अपने से बना करके। आज आप लोगों का कॉल्सिंग एरिया क्लियर हो गया, टॉपिक इसका जो था मेन प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। और आप ना इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देंगे कॉल्सिंग एरिया से रिलेटेड, वीडियो के एंड में अभी हम क्वेश्चन दे देंगे, उसको आपको देख करके बनाना है। इलस्ट्रेशन भी देंगे और क्वेश्चन भी देंगे, बनाओगे ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।